हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम भारत की आर्थिक तकदीर के उन 78 सालों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने हमें बनाया। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो 1947 से लेकर साल 2000 तक का एक नक्शा खींचते हैं। एक बंद लाइसेंस राज वाली अर्थव्यवस्था से दुनिया के लिए दरवाजे खोलने तक का सफर। ये सिर्फ योजनाओं और आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के जुनून, संघर्ष और बदलाव की कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर। 1947 में हमें सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि बंटवारे का जख्म, लाखों शरणार्थी और एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जिसे सालों तक सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया था। हाँ, हमारे उस वक्त के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत को अगर दोबारा गुलाम नहीं बनना है तो उसे आर्थिक रूप से ताकतवर बनना होगा। सही। इसी सोच ने हमारी शुरुआती इकोनॉमिक पॉलिसी की नींव रखी, जिसे हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म यानी अपने घरेलू उद्योगों को बाहरी कंपटीशन से बचाना। जी। इसका मतलब था कि बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाओ और जो कुछ भी बन सकता है वो देश के अंदर ही बनाओ, जिसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा गया। सही कहा। और इस पूरी प्रक्रिया पर सरकार का सख्त नियंत्रण था। अच्छा। किस कंपनी को क्या बनाने का लाइसेंस मिलेगा, वो कितना उत्पादन करेगी, ये सब सरकार तय करती थी। यही था लाइसेंस राज। जी, यही वो दौर था जिसे बाद में लाइसेंस राज का नाम दिया गया। जी। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। आजादी के तुरंत बाद जब सब कुछ बिखरा हुआ था, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या थीं? देश को सबसे पहले किस चीज की जरूरत थी? उस वक्त देश के सामने तीन बड़ी चुनौतियां थी। तीन? पहली, बंटवारे के बाद आए लाखों शरणार्थियों को फिर से बसाना। दूसरी, अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना, यानी फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना। और तीसरी, आसमान छूती महंगाई को काबू में लाना। इसलिए पहली योजना का पूरा फोकस कृषि पर था। सोच ये थी कि अगर पेट भरा होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और नतीजे? मुझे हमेशा लगता था कि शुरुआती साल बहुत मुश्किल भरे होंगे। क्या हम अपने लक्ष्य हासिल कर पाए? हैरान करने वाली बात यह है कि ये योजना उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। अच्छा? हमने विकास के लिए जो लक्ष्य तय किया था, अर्थव्यवस्था उससे लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ी। अच्छे मॉनसून ने भी साथ दिया। तो इसका सीधा असर ये हुआ कि देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा और लोगों की औसत आमदनी में भी 8% की बढ़ोतरी हुई। वाह, ये एक शानदार शुरुआत थी। तो इसी आत्मविश्वास के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई होगी, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। बिल्कुल। भाखड़ा, हीराकुंड, दामोदर घाटी, ये सिर्फ बांध नहीं थे, ये आधुनिक भारत के मंदिर थे, जैसा नेहरू ने कहा था। ये इस बात का प्रतीक थे कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और इसी दौरान एक और दूरदर्शी काम हुआ। IITs की स्थापना। जी, 5 IITs की स्थापना। ये भविष्य के भारत के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो पहला प्लान सफल रहा, लेकिन ये दिलचस्प है कि इस सफलता के बावजूद सरकार ने तुरंत अपना फोकस कृषि से हटाकर भारी उद्योगों पर लगा दिया। ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस था या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेटेजिक सोच थी? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। दूसरी योजना 1956 से 61, वो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, वो प्रसिद्ध मॉडल। जी। इस मॉडल का दिल ये था कि असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होती है, और उसके लिए देश को अपनी मशीनें, अपना स्टील, अपना सब कुछ खुद बनाना होगा। मतलब दूसरों से मछली खरीदने के बजाय मछली पकड़ने का कांटा खुद बनाना सीखना। जी, बिल्कुल। सोच ये थी कि अगर हम भारी उद्योगों की नींव अभी डाल देंगे तो भविष्य में हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म बेट था। जी, भले ही शॉर्ट टर्म में इसकी कीमत चुकानी पड़े। इसी के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए, जिसके लिए हमें सोवियत संघ और पश्चिमी देशों से मदद मिली। लेकिन क्या इतना बड़ा दांव लगाना आसान था? हमारे पास तो विदेशी मुद्रा की भी कमी थी। आसान बिल्कुल नहीं था। विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण इस योजना को बीच में ही थोड़ा बदलना पड़ा। तो हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए। सारे नहीं। यहीं पर पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था में एक तनाव दिखना शुरू हुआ। कृषि की जरूरतें और उद्योगों की महत्वाकांक्षाओं के बीच का तनाव। और ये तनाव अगली योजना में एक बड़े संकट में बदलने वाला था। अब तीसरी योजना की बात कर रहे हैं, 1961 से 66 वाली, जिसे अक्सर एक विफलता के तौर पर देखा जाता है। यहाँ क्या गलत हुआ? यहाँ एक साथ कई मुसीबतें आ गईं।
एक तरफ हमने कृषि को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ युद्ध। हाँ, देश को 2 युद्ध लड़ने पड़े, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। युद्ध ने हमारे सीमित संसाधनों को निचोड़ लिया और रही सही कसर भयानक सूखे ने पूरी कर दी। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने का सपना टूट गया। बुरी तरह से। हालात इतने खराब हो गए कि हमें अमेरिका से अनाज आयात करना पड़ा। ये उस देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जिसने आत्मनिर्भरता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया था। तीसरी योजना की विफलता एक सबक थी कि आप कागज पर कितनी भी अच्छी योजना बना लें, लेकिन जमीन की हकीकत जैसे युद्ध और मौसम उसे किसी भी वक्त पटरी से उतार सकती है। इस बड़ी नाकामी के बाद तो पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला ही टूट गया। हम प्लान हॉलिडेज के दौर में आ गए, 1966 से 69 तक। हाँ, सरकार को एक ब्रेक लेना पड़ा। पंचवर्षीय योजनाओं की जगह 3 साल तक एक साल की योजनाएं बनाई गई। और अब ध्यान वापस कृषि पर आ गया होगा। बिल्कुल। अब पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, किसी भी तरह देश को खाद्य संकट से बाहर निकालना। और यहीं से भारत की कृषि में एक क्रांति की शुरुआत हुई। आप हरित क्रांति की बात कर रही हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। जी। सरकार ने एक नई कृषि रणनीति अपनाई। ज्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल, केमिकल उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग और सिंचाई के साधनों का विस्तार। इसका असर पंजाब, हरियाणा में बहुत दिखा। हाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखा। और भारत धीरे धीरे अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर होने लगा। लेकिन इसने एक नई बहस भी छेड़ दी, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई की। और शायद इसी खाई को पाटने के लिए चौथी योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 1969 से 74 तक। बिल्कुल। इंदिरा गांधी की सरकार ने स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा। लेकिन यह योजना भी बहुत महत्वाकांक्षी साबित हुई। मतलब ये भी सफल नहीं हुई। नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा थी और हम अपने विकास के लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि इस दौर में 2 बहुत बड़े और विवादास्पद फैसले हुए। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, 1969 में सरकार ने 14 निजी बैंकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तर्क ये दिया गया कि ऐसा करने से बैंकिंग सुविधाएं आम लोगों तक, खासकर गांव तक पहुंचेंगी। और दूसरा बड़ा काम था हरित क्रांति को आगे बढ़ाना, जिसने हमें अनाज के मामले में सुरक्षित कर दिया। लेकिन 70 का दशक कुल मिलाकर आर्थिक ठहराव का दौर लगता है। 5वीं योजना को भी तो समय से पहले ही बंद कर दिया गया था। सही कहा। 5वीं योजना का फोकस भी गरीबी और आत्मनिर्भरता पर ही था, लेकिन महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने इसे भी पटरी से उतार दिया। 1978 में जब जनता सरकार आई तो उसने इसे 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। तो 1966 से 1980 ये पूरा दौर सुस्ती का था। बहुत सुस्त। प्रति व्यक्ति आय में औसतन 1% से भी कम की बढ़ोतरी हुई। और इसी दौर में लाइसेंस राज अपने चरम पर था, जिसके कारण बाजार में अच्छी क्वालिटी के सामान की कमी हो गई थी। हाँ, छोटी कंपनियों के लिए कुछ उपभोक्ता वस्तुएं आरक्षित करने जैसी नीतियों का नतीजा ये हुआ कि कंपटीशन खत्म हो गया। तो क्वालिटी गिरी और कीमतें बढ़ी। बिल्कुल। यही वो दौर है जब भारतीय उपभोक्ताओं में इंपोर्टेड चीजों का क्रेज बढ़ा। विदेशी सामान बेहतर क्वालिटी का प्रतीक बन गया था। ये तो आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। इंपोर्टेड का मतलब बेटर, ये सोच शायद उसी दौर की देन है। तो क्या 80 के दशक में चीजें बेहतर हुईं? क्या अर्थव्यवस्था इस सुस्ती से बाहर निकली? हाँ, 80 का दशक एक वापसी का दौर था। 6ठी और 7वीं योजनाएं काफी सफल रहीं। अब गरीबी पर सीधा प्रहार करने की बात हुई। विकास दर भी पटरी पर लौटी। हाँ, लगभग 5.5% से 6% के बीच रही, जो उस समय के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जाती थी। जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम शुरू हुए, जिनका मकसद सीधे तौर पर रोजगार पैदा करना था। ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी जान वापस आ रही थी। लेकिन फिर 1989 से 91 के बीच एक बार फिर योजनाओं का सिलसिला टूट गया। और ये एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, सरकारें बदल रही थी, इसलिए कोई लंबी पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट पनप रहा था। विदेशी मुद्रा का संकट? जी। हमारे आयात बढ़ते जा रहे थे और निर्यात घट रहे थे। खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। हालात बहुत खराब हो गए थे। इतने बिगड़ गए कि 1991 की शुरुआत में भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात का बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। हम दिवालिया होने की कगार पर थे। देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। हाँ, इसी मजबूरी ने भारत को उन सुधारों के लिए मजबूर किया जिन्होंने देश की आर्थिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहाँ से शुरू होता है 1991 के बिग बैंग सुधारों का दौर। ये कितना बड़ा बदलाव था। ये एक भूकंप की तरह था। सोचिए,
40 साल से जिस लाइसेंस राज की व्यवस्था में हर चीज के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, उसे लगभग रातों रात खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए जिनका अब तक सख्ती से विरोध होता था। आयात पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स में कटौती की गई। और सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। जी, समाजवाद का रास्ता छोड़कर भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी मॉडल को अपना लिया। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। जो नीतियां कल तक देश के लिए जरूरी मानी जाती थीं, उन्हें अचानक गलत ठहरा दिया गया। इसका असर 8वीं और 9वीं योजनाओं पर कैसे पड़ा? अब योजनाओं का मकसद सरकार का नियंत्रण बढ़ाना नहीं, बल्कि बाजार के लिए एक सहायक की भूमिका निभाना हो गया। 8वीं योजना इन सुधारों के ठीक बाद आई और इसने 6.78% की शानदार विकास दर हासिल की, जो लक्ष्य से कहीं ज्यादा थी। हाँ, इससे ये साबित हुआ कि नई दिशा सही थी। और 9वीं योजना ने इस रास्ते को और पक्का कर दिया। लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। मतलब विकास तो हो, लेकिन उसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। हालांकि जीडीपी विकास दर लक्ष्य से थोड़ी कम रही, लेकिन सर्विस सेक्टर ने 7.8% की जबरदस्त रफ्तार पकड़ी, जो इस बात का संकेत था कि भारत की अर्थव्यवस्था का चरित्र बदल रहा है। मतलब अब हम सिर्फ खेती या फैक्ट्रियों पर निर्भर नहीं थे। नहीं, अब एक नई सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था उभर रही थी। तो इन 50 सालों का निचोड़ क्या है? अगर हम 1947 से 2000 तक के सफर को देखें, तो ये हमें क्या सिखाता है? ये सीखने और गलतियों से सुधरने की एक असाधारण कहानी है। हमने एक आदर्शवादी सपने के साथ शुरुआत की, जहां सरकार सब कुछ नियंत्रित करके देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। फिर हमने उद्योग पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की कीमत एक खाद्य संकट के रूप में चुकाई। फिर एक लंबे ठहराव का दौर देखा, और अंत में एक बड़े संकट ने हमें एक ऐसा रास्ता अपनाने पर मजबूर किया जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये एक बंद दरवाजे वाले घर से निकलकर पूरी दुनिया से जुड़ने की कहानी है। बिल्कुल। यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात है। स्रोत बताते हैं कि 1991 के सुधारों ने आर्थिक विकास को तो रफ्तार दी, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए। जी, जैसे जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगातार कम होती गई और ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश भी घटा। तब 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हाँ, 1997 से 2002 तक। उसका लक्ष्य भी बड़ा दिलचस्प था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में क्या हुआ? नतीजे कह सकते हैं मिले जुले थे। जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था 6.5%, लेकिन हम पहुंचे 5.4% पर। मतलब लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गए। हाँ, जीडीपी में पीछे रहे, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिग्नल था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टारगेट 3.9% था और हमने हासिल किया 4.5%। ओहो, मतलब इंडस्ट्री उम्मीद से बेहतर कर रही थी। बिल्कुल, और ये पहली बार साफ दिख रहा था कि जो 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे, उनका असर अब जमीन पर दिखने लगा था। अच्छा, तो जो लाइसेंस राज खत्म हुआ था, बाजारों को खोला गया था, उसका फायदा अब मिलने लगा था। ठीक समझे। और इसी नींव पर 10वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 2002 से 2007 की इमारत खड़ी की गई और उसमें इस गति को और तेज करने का लक्ष्य था। और 10वीं योजना तो जहां तक मुझे याद है काफी सफल मानी जाती है ना? बहुत सफल। उसमें 8% जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य था और भारत ने 8% से ज्यादा की औसत वृद्धि दर हासिल की। वाह, 8% से ज्यादा? उस समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक नहीं था, ये एक तरह से भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। और क्या इसका असर आम लोगों पर भी पड़ा? हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। इसी दौरान देश में गरीबी का अनुपात 5% कम हुआ, साक्षरता दर बढ़कर 75% तक पहुंच गई। अच्छा। और यहाँ तक कि फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा। तो ये दिखाता है कि आर्थिक विकास का जो लाभ था वो समाज के एक हिस्से तक पहुंच रहा था। और शायद यही आत्मविश्वास था जो प्राइवेट सेक्टर में भी दिख रहा था। जैसे 2006 में जापान की होरिबा ग्रुप ने भारत में अपना सीधा ऑपरेशन शुरू किया। हाँ, और उसी साल इंडिगो एयरलाइन भी आई, जिसने भारत के एविएशन सेक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दोनों उदाहरण बड़े दिलचस्प हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। होरिबा का आना ये दिखाता है कि ग्लोबल कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक मतलब सस्ते लेबर वाले देश के तौर पर नहीं देख रही थीं, बल्कि एक बड़े बाजार के रूप में देख रही थीं। हाँ, एक बड़े और बढ़ते हुए बाजार के रूप में। और इंडिगो की सफलता ने ये साबित किया कि भारत का जो मिडिल क्लास था
वो अब हवाई यात्रा के लिए तैयार था। और यहीं से हम अगले दौर में प्रवेश करते हैं। 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना। जिसका नारा था तीव्र और अधिक समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन इसी दौर में 2008 का वो बड़ा वित्तीय संकट भी आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। मुझे आज भी याद है लेमन ब्रदर्स के डूबने की खबरें। पूरी दुनिया हिल गई थी ना, जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ढह रही थीं, तब भारत 8% की औसत रफ्तार से कैसे बढ़ रहा था? ये कमाल कैसे हुआ? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी कोई एक वजह नहीं थी। सबसे बड़ी वजह तो थी हमारी मजबूत घरेलू मांग। अच्छा, हमारी अपनी कंजम्पशन पावर। बिल्कुल, हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर उतनी निर्भर नहीं थी जितनी पूर्वी एशिया के कई देश थे। दूसरा, हमारे बैंकिंग नियम तब भी काफी सख्त थे। मतलब हमारे बैंक सुरक्षित थे? हाँ, उन्हें उन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश की इजाजत नहीं थी जिन्होंने पश्चिम में तबाही मचाई। और तीसरा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? इस योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को जीडीपी के 5.04% से बढ़ाकर 7.2% तक ले जाया गया। इससे अर्थव्यवस्था में एक गति बनी रही। तो हमने वैश्विक तूफान को तो झेल लिया, लेकिन क्या घरेलू मोर्चे पर सब ठीक था? क्या ये विकास समावेशी था, जैसा कि योजना का नारा था? यहीं पर कहानी में एक पेंच आता है। सब कुछ लक्ष्य के मुताबिक नहीं था। जैसे? कृषि क्षेत्र, जिस पर देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्भर है, उसमें 4% विकास का लक्ष्य था, लेकिन हम 3.7% ही हासिल कर पाए। ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं, लेकिन उद्योग में अंतर बड़ा था। 10% के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 7.2% की वृद्धि हुई। अच्छा, तो हाई ग्रोथ के बावजूद कुछ सेक्टर्स में चुनौतियां बनी हुई थी? बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्हीं चुनौतियों के साथ हम 12वीं पंचवर्षीय योजना में दाखिल हुए, 2012 से 2017, जो भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। आखिरी? पर ऐसा क्या हुआ कि हमें 65 साल पुरानी इस परंपरा को ही समाप्त करना पड़ा? इसकी जड़ में एक कड़वी सच्चाई का एहसास था, जिसे खुद योजना आयोग ने भी माना था। और वो क्या थी? खराब कार्यान्वयन, पुअर इम्प्लीमेंटेशन। योजनाएं कागज पर बहुत अच्छी बनती थीं, पर जमीन पर उतरते उतरते दम तोड़ देती थीं। मतलब प्लानिंग अच्छी, पर एग्जीक्यूशन में कमी। एग्जैक्टली। और यहीं से भारत की आर्थिक सोच में एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत हुई। ये माना गया कि दिल्ली में एसी कमरों में बैठकर पूरे देश के लिए एक जैसी योजना बनाना अब संभव नहीं है। तो ये एक तरह से इस बात को मानना था कि जो सोवियत संघ से प्रेरित टॉप डाउन प्लानिंग का मॉडल था, वो अब भारत जैसे विविध देश के लिए कारगर नहीं रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक वैचारिक मोड़ था। और इसी सोच के साथ योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग NITIAO आयोग की स्थापना की गई। सिर्फ योजना बनाना नहीं था, नहीं, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर एक सहयोगी की तरह काम करना था। हाँ, जिसे सहयोगी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया। कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं जहां पुरानी योजनाएं जमीनी हकीकत से टकरा रही थी? सबसे बड़ा उदाहरण है बिजली क्षेत्र। 12वीं योजना में 88,000 मेगावाट नई बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य था। ये तो बड़ा लक्ष्य था। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बिजली बनाने में नहीं थी, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाने में थी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में? जी, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां, जिन्हें हम डिस्कॉम्स कहते हैं, वो हजारों करोड़ के घाटे में डूबी हुई थीं। और वो घाटा क्यों था? अक्सर राजनीतिक कारणों से वो लागत से कम दाम पर बिजली बेचती थीं, तो उनके पास ना तो नई बिजली खरीदने के पैसे थे, न ही अपने नेटवर्क को सुधारने के। ये एक ऐसी जमीनी समस्या थी जिसे दिल्ली में बैठकर हल नहीं किया जा सकता था। डॉलर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 जैसे बड़े लक्ष्य देखने को मिले। हाँ, और यहाँ से सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर की रणनीति को हम 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला, मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दूसरा बैंकिंग रिफॉर्म्स और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बैंकिंग रिफॉर्म्स पर खास जोर क्यों दिया गया? क्योंकि पिछली सरकार के अंत तक बैंकों का NPA मतलब डूबा हुआ कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, अर्थव्यवस्था पर एक बोझ था। इसके लिए 4R रणनीति का जिक्र मिलता है। ये क्या थी? इसे एक तरह की बैंकिंग सर्जरी समझिए। 4R मतलब रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पहला कदम था रिकॉग्निशन, यानी हिम्मत से ये मानना कि कौन सा लोन डूब चुका है, उसे छुपाने नहीं। ओके, पहले समस्या को स्वीकार करना। बिल्कुल। दूसरा,
रेजोल्यूशन, यानी उस डूबे हुए लोन से जितनी भी वसूली हो सके उसे कानूनी प्रक्रिया से वसूलना। इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसा नया कानून लाया गया। ठीक है। तीसरा, रिकैपिटलाइजेशन, यानी जिन बैंकों की हालत खराब हो गई थी उनमें सरकार द्वारा नई पूंजी डालकर उन्हें फिर से खड़ा करना। और चौथा और सबसे जरूरी, रिफॉर्म, यानी भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सख्त बनाना। और व्यापार में आसानी के लिए जीएसटी को सबसे बड़ा कदम माना जाता है। निश्चित रूप से उसने पूरे देश को एक बाजार बना दिया। जीएसटी ने सिर्फ टैक्स सिस्टम को सिंपल नहीं किया, इसने भारत को सही मायनों में एक आर्थिक संघ बनाया। कैसे? अब एक ट्रक को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में चेक पोस्ट पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम हुई, जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। और विदेशी निवेश यानी एफडीआई का क्या? उसके नियमों को भी तो आसान बनाया गया था। हाँ, और उसका असर भी जबरदस्त रहा। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 2000 से 2014 के 14 सालों में जितना कुल एफडीआई भारत आया था, लगभग उतना ही एफडीआई उसके बाद के सिर्फ 7-8 सालों में आ गया। और FY 24-25 की पहली छमाही में ही $42.1 बिलियन का एफडीआई आया। ये अर्थव्यवस्था में वैश्विक भरोसे को दिखाता है। इस दौर की एक और बड़ी कहानी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, खासकर यूपीआई। यूपीआई तो एक क्रांति है। आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2024 में 172 अरब यूपीआई लेन देन हुए। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यूपीआई की क्रांति सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा असर भारत के इनफॉर्मल सेक्टर और छोटे व्यापारियों पर पड़ा है। जैसे कि एक रेडी वाला भी अब QR कोड से पेमेंट ले सकता है। बिल्कुल, रेडी वाले से लेकर छोटे दुकानदार तक। इससे पहली बार करोड़ों लोगों का एक डिजिटल वित्तीय रिकॉर्ड बना है और उस रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें आसानी से छोटा-मोटा कर्ज मिल सकता है। ये तो वित्तीय समावेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये एक अभूतपूर्व मॉडल है। आज पूरी दुनिया इसे देख और सीख रही है। आपने वित्तीय समावेशन की बात की तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र भी जरूरी है। अप्रैल 2025 तक 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है कि खाते तो खोल दिए, पर क्या लोग उनका वाकई इस्तेमाल कर रहे हैं या वो सिर्फ जीरो बैलेंस पर पड़े हैं? ये एक बहुत जायज सवाल है और शुरुआती सालों में ये चिंता थी भी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कैसे? इन खातों में कुल जमा रकम 2.61 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार अब अपनी सभी योजनाओं का पैसा, चाहे वो गैस सब्सिडी हो या किसान सम्मान निधि, वो सीधे इन्हीं खातों में भेजती है। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे भ्रष्टाचार रुका है और लोगों को इन खातों को एक्टिव रखने की एक बड़ी वजह मिली है। तो हाँ, असली वित्तीय समावेशन एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जन धन योजना ने उसकी एक मजबूत नींव रख दी है। तो अब 2025 में खड़े होके जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो साफ है कि अगला दौर तकनीक का होने वाला है। AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। और यहाँ भारत के लिए अवसर बहुत बड़ा है। नीति आयोग का मानना है कि AI भारत के विशाल इनफॉर्मल वर्कफोर्स की उत्पादकता बढ़ाने में क्रांति ला सकता है। इनफॉर्मल वर्कफोर्स मतलब जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं? हाँ, हमारे देश में लगभग 90% कामगार इसी क्षेत्र में है। निर्माण मजदूर, खेत मजदूर, घरेलू सहायक, उनके पास औपचारिक कौशल और सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। तो AI इसमें कैसे मदद कर सकता है? इसके लिए डिजिटल श्रम सेतु जैसे एक राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव है। डिजिटल श्रम सेतु, ये सुनने में दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? ये काम कैसे करेगा? आप कल्पना कीजिए, एक निर्माण मजदूर जिसे हिंदी की सिर्फ अपनी बोली आती है, वो अपने फोन पर AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट से बात करके अपने इलाके में चल रहे काम, अपनी योग्यता के हिसाब से मजदूरी और सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में तुरंत जानकारी ले सकता है। मतलब जानकारी तक पहुंच को आसान बनाना। बिल्कुल। श्रम सेतु का विचार एक ऐसा ही डिजिटल पुल बनाने का है जो इन करोड़ों मजदूरों को कौशल, बाजार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ेगा। ये तकनीक का एक मानवीय चेहरा है। ये विचार तो सच में क्रांतिकारी है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? मेरे हिसाब से 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहली है हमारे MSMEs, यानी छोटे और मंझोले उद्योगों की प्रोडक्टिविटी का अंतर। मतलब वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं? हाँ,
पुरानी तकनीक और पूंजी की कमी के कारण हमारा एक छोटा कारीगर एक विकसित देश के कारीगर के मुकाबले बहुत कम उत्पादन कर पाता है। जब तक हम इस अंतर को नहीं पाटेंगे, मेक इन इंडिया का सपना अधूरा रह जाएगा। और दूसरी चुनौती? दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती, जैसा मैंने कहा, हमारे 90% अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बेहतर अवसर कैसे मिले, ये 21वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक सवाल है। और इन सब नीतियों को जमीन पर उतारने में कुछ व्यक्तियों की भूमिका भी तो बहुत अहम रही है। बिना उनके तो कुछ संभव नहीं है। नीतियां तभी सफल होती हैं जब उन्हें लागू करने वाले लोग हों। जैसे नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया में, या फिर आशीष चौहान जैसे लोगों ने एनएसी के जरिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में। बिल्कुल, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने इन 78 सालों में कि भारत की आर्थिक यात्रा कोई सीधी लकीर नहीं रही है। इसमें उतार चढ़ाव आए, रणनीतियां बदलीं, सोच में विकास हुआ। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ा सवाल क्या उभरता है? हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात क्या है? सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि भारत एआई और क्वांटम जैसी तकनीक अपनाएगा या नहीं, वो तो हम अपनाएंगे ही। असली सवाल ये है कि क्या हम अपने करोड़ों कामगारों, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर पाएंगे? क्या डिजिटल श्रम सेतु जैसे मिशन भविष्य के लिए उस पुल का निर्माण कर पाएंगे जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है? भारत की अगली छलांग की सफलता, मुझे लगता है, इसी पुल की मजबूती पर टिकी होगी। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.